अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे फरमाया और ये मैं एक ही दिन के 3 बड़े इंकशाफात उनके मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि ये अगले एनालिसिस में मदद करेंगे हमारी उनकी साइकी और जो वो एटीट्यूड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक ईरान की जो हुकूमत है वो बिल्कुल पाशा-पाशा हो चुकी हुई है, उसके दरमियान दरारें आ चुकी हुई हैं और ये बिल्कुल बात एक्सपेक्टेड थी। ये बात ऐसे ही होना था जिस तरह का हमने उनके खिलाफ जंग का अमल किया है। और सिर्फ स्पेशल रिक्वेस्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की उसके ऊपर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ऑफ पाकिस्तान की वजह से मैंने कहा कि हमले को भी ज़रा कुछ थाम के रखो और ईरान के मुल्क में वो हमला नहीं करेंगे जब तक कि उनके लीडरान और तमाम आला हुकाम जो हैं वो एक पेज पर आके एक यूनिफाइड प्रपोजल दे दें कि सारे वन पेज पे आके कह दें कि हमें लड़ना है या हमें अमन चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अगला फरमाते हैं उसी दिन के अंदर, और मैंने ये अपनी फ़ौज को भी ये इत्तलात दे दिया है कि यार ये ब्लॉकेड बाकी रखो, शहरी मुहासरा रखो अपना बाकी, लेकिन बाकी तमाम मामलात के अंदर जो है वो उनको भी ढील दे दो और हम सीज़ फायर को उस हद तक डिले करेंगे जब तक ईरान की जानिब से एक यूनिफाइड प्रपोजल नहीं आता, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो जाती और या हम कबूल कर लेते हैं या ईरान कबूल कर लेता है या फिर लड़ लेंगे। उसके बाद ये बड़ी पॉजिटिव बात करके, ईरान माली तौर पे तबाह हो गया, तबाह हुई जा रहा है मजीद, और हॉर्मुज वो चाहते हैं कि फौरी खुल जाए। वो भूखे हैं कैश के लिए, वो तड़प रहे हैं कैश के लिए, वो रोज का $500 मिलियन खो रहे हैं इस मार्केट के अंदर। मिलिट्री और पुलिस जो है, फौज और पुलिस जो है वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि तनख्वाहें नहीं मिल रही। SOS, सेव आवर सोल्स, हमारी जानों को बचाइए आके। अब सुबह सुबह भी क्या कहना, दोपहर में एक बात है और रात तक बात क्या है कि सुबह कह रहा है मैं जंग नहीं चाहता, हम चाहते हैं नेगोशिएशन हो जाए, हम चाहते हैं ईरान सेटल हो जाए। शाम को क्या कह रहा है कि जो मैं लाहे अमल उनके खिलाफ इख्तियार कर रहा हूँ, इन्होंने वैसे ही गिर जाना है। तो इसको क्या कहते हैं? बुनियादी तौर पे इसको कहते हैं एक ज़ीरो सम गेम। मेरी मान के चलो तो तुम हलाक, मेरी ना मान के चलो तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने इंगेज कर दिया है इस पूरे खित्ते को एक ज़ीरो सम गेम के अंदर। ज़ीरो सम गेम क्या होती है? ज़ीरो सम गेम वो होती है प्यारे दोस्तों के जिसके अंदर विन विन नहीं हो सकता। विन 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 नहीं हो सकता, चाहे जितनी मर्जी पार्टियां हो जाएं एड इन्फिनिटम, विन 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 नहीं हो सकता। विन लॉस होता है, यानी एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है, और जो पार्टी जीतती है वो बहुत बड़ी तरह जीतती है और जो पार्टी हारती है तो वो शिकस्ते फाश लेके हारती है। ये है एक ज़ीरो सम गेम का थिंकिंग मॉडल कि मैं एक ऐसी मार्केट प्लेस, मैं एक ऐसी सियासी आप कह लें रेटरिक, या मैं एक ऐसा जंग का माहौल क्रिएट कर दूं, या मैं डिप्लोमेसी में ऐसी शिकस्त दूं अपने मुखालिफ को कि एक ज़ीरो सम गेम के ऊपर हम, या जो जीतेगा वो तमाम गोटियां लेके जाएगा, या और जो हारेगा वो बिल्कुल जो है ना, मतलब उसके कपड़े भी फाड़ दिए जाएंगे, उसकी जेबों से पैसों को भी नोच लिया जाएगा और उसको मुंह पर थप्पड़ भी लगाए जाएंगे और दुनिया के सामने परेड भी कराई जाएगी। मतलब कि कोई इज्जत नहीं रहेगी उसकी। ज़ीरो सम स्टाइल थिंकिंग जो होती है ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करती है एक एम्पायर का, और किस किस्म के एम्पायर की? जिस एम्पायर की ग्रिप जो होती है वो कमज़ोर हो रही होती है। एम्पायर की जो ग्रिप होती है ना दुनिया के ऊपर, वो साबुन की तरह होती है। जितना ज़ोर से पकड़ते हो उतना ज़ोर से साबुन आपके हाथ से स्लिप करके छत को जाके लगता है। जब एम्पायर जवान होता है तो वो ना सिर्फ अपनी राया, एम्पायर यानी जो बड़ा ताकत होता है दुनिया में, एक वक्त पे बैक वक्त एक दो तीन ही हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक ही जो होता है वो बेताज बादशाह बना होता है दुनिया का कुछ वक्त के लिए। जब वो जवान होता है एम्पायर, अपनी अर्ली स्टेजेस में होता है, तो वो साबुन को, अपनी राया को, चाहे उसकी अपनी राया हो चाहे उसकी हदूद से बाहर रहने वाली अक़वाम आलम हो, वो उनको इतने ज़ोर से ग्रिप नहीं करता कि उनको सांस की गुंजाइश ना मिले। वो उनमें से मक्खन मलाई निकालता जाता है। ज़रा गाय को पालना पोसना भी तो होता है ना, मक्खन मलाई निकालने के लिए। मुर्गी से अंडे लेने के लिए ज़रा उसको ऐसे हाथ फेरना होता है, थोड़ी दाना डालना, कभी उसको, कभी कोई फलों की फोक डाल दी, कभी को वो कोई डंगर डॉक्टर को बुला के उसको वो भूख लगने वाली दवाई खिलाई कि ज़रा ताज़ा मोटा है मेरा मुर्गा या मेरी गाय जो है। जो बिज़नेस है, जो तिजारत है, जो जादूगरी है मैनेजमेंट की या आप कह लें गवर्नेंस की, वो ये रिक्वायर करती है। बट होता क्या है कि जब एम्पायर अपने उरूज को देख के फिर ज़वाल की तरफ जा रहा होता है,
अपने हाई पॉइंट से गुजर चुका होता है, तो वो एम्पायर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा करप्शन का शिकार हो चुका होता है। स्ट्रक्चरली अमेरिका मेरे ख्याल में प्लेनेट अर्थ के ऊपर पे सबसे करप्ट ममालिक के अंदर से है। प्लेनेट अर्थ में मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा हूँ। और अमेरिका ऐसा करप्शन का एक मंबा है कि वहाँ पे उसकी स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशनल करप्शन को लीगलाइज किया हुआ है लॉबिंग की शक्ल में। कि अमेरिका के बारे में जब बात करते हैं तो आप पूछते हैं कि बरेलवी या देवबंदी, अहले हदीस या शिया। जैसा हम मजाक बनाते हैं ना हमारा कि मजहबी इंतहा है, इनमें फ़िरका वारियत है। अमेरिका में जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आप कहते हैं नियो कंजर्वेटिव या सोशल डेमोक्रेट, टी पार्टी मूवमेंट या लेफ्टिस्ट हैं आप ग्रीन पार्टी को वोट करते हैं, आप डेमोक्रेट हैं, आप रिपब्लिक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहाँ जो ये फ़िरके हैं इनके पीछे माल लगा हुआ है, इनके भी अपने मदरसे हैं, उनको यूनिवर्सिटियाँ कहते हैं हम, इनके भी अपने ज़राए अबलाग हैं, इनके मेंबर हैं, उनको मीडिया चैनल कहते हैं, इनके भी अपने आला कार हैं, इनके गाजी हैं, उनको अमेरिकन आर्मी कहते हैं, इनके भी अपने अपने पूरे पूरे मुफक्किर हैं, मुदब्बिर हैं, बड़े थिंकर हैं, एकेडमिक्स, लॉबियस्ट, प्रिंसिपल रखने वाले जो फिर उनको फिर आगे ट्रांसलेट भी करवाते हैं। ये पूरा मज़हब वाला सिस्टम है इनका। और इस मज़हब के अंदर इतनी फूट, इतनी स्किज़म्स आ चुकी हुई हैं कि वो आपस में मुकाबले करता है। अमेरिका की मुझे याद है एक मिसाल, जब मैं छोटा था, इराक की जंग का अरूज था, तो मैंने उसके अपने एक रसाले में पढ़ा था, इकोनॉमिस्ट अखबार, वो अपना बड़ा सरकारी टाइप का टटर मेल किस्म का वो इकोनॉमिक का रसाला होता था। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है, अब तो रसालों का ज़माना ख़त्म हो गया। द इकोनॉमिस्ट, उसमें एक आर्टिकल था उस टाइम पे, जबकि मेरा ख्याल है हाफ लीटर की सोडा बोतल जो कोक पेप्सी वगैरह होती है पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 18 या 16 रुपए की थी। उस टाइम पे मुझे याद है कि जो कैन इसमें कम होती है ना, हाफ लीटर में तो 500 ml होती है, कैन में तो 250 से 350 ml होती है, डिपेंडिंग ऑन कैन का साइज़ क्या है। एक कैन गालिबन कोका कोला का इराक की जंग में पहुँचाने के लिए पता नहीं 20 या $25 होता था, कॉन्ट्रैक्टर्स का ठेका रास्ते में ना पहुँचाने के लिए। मैं मतलब हिसाब करने लग गया छोटी उम्र में भी कि यार इतने की तो बंदा मतलब पूरे वो दुकान में जितनी कोक पड़ी हुई है वो खरीद के ले जाए। उस ज़माने की बात है, अच्छे भले ज़माने से। तो ये क्या वजह है? वो ये है कि स्ट्रक्चरली इतना फाइनेंशियली करप्ट निज़ाम है कि आप देखते हैं कि जब अमेरिका फ़ैसला करना चाहता है किसी चीज़ के ऊपर, जब वो ट्वीट करना चाह रहा था ट्रंप, तो पहले से बड़े-बड़े वॉलेट्स ने बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स की ये जो जुए की ई-कॉमर्स की नहीं, बट जुए की जो वेबसाइटें होती हैं जैसे कि वो है पॉली मार्केट, उन पे पहले से पोजीशंस ली होती हैं और उन्हें पहले से, वो कौन लोग हैं? वो सीआईए के अफ़सरान हैं, पेंटागन के अफ़सरान हैं, डोनाल्ड ट्रंप की किचन कैबिनेट में उसके रिश्तेदार उसके अपने बेटे ही होंगे। उनके बेटों से एफिलिएट करने वाला कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है। ठीक है ना, क्रिप्टो मार्केट का। तो ये लोग हैं, वो जुआ लगा रहे हैं अपने मुल्क के ऊपर, ट्वीट्स के ऊपर कि ट्रंप ट्वीट करेगा तो मार्केट उठेगी, ट्रंप ट्वीट करेगा तो मार्केट को धड़ाम से गिरा देंगे। ये स्ट्रक्चरल करप्शन जो है वो अलाउ नहीं करती एम्पायर को कि वो एफिशिएंटली ऑपरेट करे, वो जंग को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करे अपने प्लान्स को, और वो फिर अपनी ग्रिप और टाइट करता है। जब उसको माली लॉस होता है, जानी लॉस होता है, उसकी प्रेस्टीज गिरती है, उसकी साख गिरती है दुनिया में, वो और टाइट दबाता है ईरान को इस केस के अंदर। और वो दबाते दबाते या दब जाता है जो मुखालिफ होता है, या वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करके हाथ से स्लिप करता है और हो गया वो मुल्क, और वो गालिब आना शुरू हो जाता है अपने खत्ते के अंदर। ये है जो सूरत हाल इसको हम डील कर रहे हैं। ये है वो ज़ीरो सम क्राइसिस जो अमेरिका ने क्रिएट कर दिया है, और ये है वो एस्केलेशन ट्रैप जिसके बारे में रॉबर्ट पेप साहब काफ़ी अब सालों से वार्निंग दे रहे हैं, और अब मेरा ख्याल है अमेरिका मुकम्मल तौर पे इसमें फंस चुका हुआ है। क्यों? हंसता बसता खेलता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अमेरिका की और अमेरिका के एलाइज़ मशरक़ वस्ता के, उनकी बड़ी बड़ी कश्तियाँ, बड़ी बड़ी सवारियाँ गुजरती थी, तेल और पता नहीं क्या क्या पेट्रोकेमिकल्स और नाइट्रोजन और हीलियम लेके पूरी दुनिया का पेट्रो डॉलर निज़ाम कायम रखते हुए आज करने करने गए थे न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन और रिजीम चेंज, और आज ये हल कर रहे हैं कि वेदर नॉट यहाँ से कश्तियाँ हमारी मर्ज़ी की गुजरनी चाहिए या नहीं, और ईरान काबिज़ क्यों हो गया इस तेल के निज़ाम के ऊपर। ईरान ने आज 2 वेसल्स के ऊपर हमला करके उनको कब्ज़ा कर लिया और कहा है कि इन्होंने हमारी वो रूल्स और गाइडलाइंस को वायलेट किया, जबकि गालबन 34 या 35 जो हैं वो वेसल्स अमेरिका का ब्लॉकेड भी क्रॉस करके निकल गई ईरान की गाइडलाइन के तहत। ज़ाहिर बात है उनके समंदर, उनको समझ आती है कि लेफ़्ट राइट कैसे होना है, वहाँ से वहाँ पे क्या मनूवरिंग बनती है, क्या जिगरी पोगरी चलती है।
अगेन ये वो जो एम्पायर की करप्शन और एफिशिएंसी वाली मैंने मिसाल दी थी कि अमेरिका जो है वो इफेक्टिवली जंग को प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में भी हमने देखा, वियतनाम में भी देखा हमने, इराक में भी देखा। अब जब मैंने जिक्र किया था रॉबर्ट सी पेप साहब का, जो उनका एस्केलेशन ट्रैप है, उस पर उन्होंने बड़ा ही शानदार तबसरा दिया। मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। अगेन थोड़ा अनोइंग होता है, आप लोग नाराज़ भी होते हैं कुछ लोग के, अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ेगा, फिर तर्जमा करना पड़ेगा, वरना आपको उस तरह से समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी उस अंग्रेज़ी को तर्जमा करने में चंद सेकंड लगते हैं। आज सुबह ईरान ने टैंकरों को कब्जे में ले लिया अपने, यानी चंद टैंकरों को जो तेल के उसने अभी लिए हैं। ये डेवलपमेंट जो है ऑलरेडी, यानी अभी आते साथ ही इसने अपने आप को, इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है मगरबी मीडिया के अंदर या जो दुनिया के आप कह लें ओपिनियन मेकर्स की तरफ से, कि ये सीज फायर की ब्रेकडाउन हो गया, ईरान ने प्रोवोक कर दिया, सीज फायर का ब्रेकडाउन हो गया। जबकि ये इससे बढ़ के है, ये एक ओपनिंग चाल है एक ऐसी सीक्वेंस में जो कि दूर से नज़र आ रही थी। अब चाल किस में होती है? जैसे आप चेस के मूव में आप पहली चाल खेलते हो, उसके पीछे 8-10 मूव्स होती हैं जो आपने अगली प्लान की होती हैं, कि मैं प्यादे को इधर से इधर मूव करता हूँ, और अगर मुखालिफ प्यादा या मुखालिफ घोड़ा या मुखालिफ बादशाह या जो भी चाल चलनी है, वो अगर ये चलता है तो उसके मुकाबले में मैं ये चलूँगा, अगर वो यूं करता है तो मैं वो करूँगा। ये वो चालें हैं जो ईरान ने खेल दी हैं एक नए सीरीज ऑफ इवेंट्स में, कि जो एस्केलेशन ट्रैप है उसका अमेरिका के साथ, उसको वो अगली स्टेज के अंदर ले जाए। ये रॉबर्ट पेप साहब कह रहे हैं। कल के दिन में मैं बहस कर रहा था कि सीज फायर जो है वो सिर्फ फेल नहीं कर रहा, वो एक नई दुनिया को जन्म दे रहा है, जो कि एक नए स्ट्रक्चर्ड पैटर्न को, एस्केलेशन ट्रैप के एस्केलेशन ड्रिवन, जिसके अंदर जीरो सम इश्यूज हैं एट स्टेक, यानी एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा एस्केलेशन का, ईरान जिसको फिर कंट्रोल करेगा कि मैंने ए टू बी जाना है, बी टू सी जाना है, और अगले स्टेज नहीं, हर स्टेज पे मैंने अमेरिका को छेड़ना कैसे है, तंग कैसे करना है, उसका पारा और कैसे हाई करना है। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो जीरो सम है, या ईरान रहेगा या अमेरिका खित्ते में रहेगा, या अमेरिका खित्ते में डोमिनेट करेगा या ईरान करेगा खित्ते के अंदर डोमिनेट, या इसराइल को हथकड़ी डाली जाएगी, उसको राम किया जाएगा, उसके हाथ बांधे जाएंगे, या ईरान को ख़त्म कर दीजिए। अब ये हर चीज़ में ज़िंदगी मौत, और ये अमेरिका ने खेल ऐसे बनाया। मेरी एक जाती है, आपको पता है कि अमेरिका ये पर्पसफुली कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली रॉबर्ट पी सी पेप साहब का एनालिसिस जो है वो नीयतों तक नहीं, वो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ तक महदूद है। लेकिन मेरी ज़ाती राय हमेशा से रही है, मैं आपको बयान भी करता रहा हूँ, कि अमेरिका ये बाकायदा एक कंट्रोल डेमोलिशन कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर की, क्योंकि वो खुद चाहता है कि वो बदमाश और हेजेमॉन बन के बैठे दोबारा 100 साल के लिए। लेकिन उसकी तफसील में बाद में कभी जाएंगे इंशाल्लाह। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर लोग इसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं इरेटिक, ये रैंडम है, ये क्या हो रहा है। पेप साहब कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल इस चाल के पैटर्न में फिट आता है, और ये स्ट्राइकिंग प्रिसिशन के साथ, बहुत बारीक बीनी के साथ, बड़ा देखा जाना हुआ वार कर रहा है ईरान। ये ऐसे नहीं है ये ऊट पटांग कर रहा है ईरान, और ये पेप साहब ने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे ही होगा। ईरान ने सिर्फ अटेम्प्ट नहीं किया स्ट्रेट को बंद करने में, उसने बल्कि सिलेक्टिव टारगेटेड डिसरप्शन शुरू कर दिया। उसने देखा कि मैं पूरा स्ट्रेट बंद नहीं कर सकता, वो जानता है इस बात को। अमेरिका की नेवी दुनिया की हर नेवी पे गालिब है, सारी नेवियाँ इकट्ठी हो जाए एक तरफ अमेरिका की नेवी हो जाए, ऑब्वियसली इतने बुरा हाल नहीं है, बट आप समझ गए मेरा मकसद कहने का। उसने कहा मैं सिलेक्टिव टारगेटिंग करूंगा, मुझे सारे तो रोकने की जरूरत नहीं है, मैं एक शिप को बर्बाद कर दूं। तो गई इंश्योरेंस कंपनियां जो इंश्योर करती हैं इतनी बड़ी वेसल्स को, गए वो सेलर जो कहते हैं बाबा बाबा हमारी जान जाती है, हम नहीं ह्यूमन ऑपरेटर ही नहीं मिलेंगे आपको इन कश्तियों के लिए। फिर और भी मसाइल दरपेश आते हैं। फिर आस्ता 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 वहाँ पे जब कब्रिस्तान बन जाता है ना बड़ी कश्तियों का,
तो फिर वहाँ पे गेम जो है वो बिल्कुल पक जाती है। तो अब ईरान ने सिलेक्टिव टारगेटिंग शुरू कर दिया और वो कब्जा कर रहा है वेसल्स के ऊपर, रेज कर रहा है रिस्क, बढ़ा रहा है उस रिस्क को और सिग्नल कर रहा है दुनिया को कि मैं कीमतें आपके ऊपर लागू कर सकता हूँ और वो मैं कीमतें पूरे स्केल की बड़ी जंग के बगैर कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक कश्ती पे कब्जा करना है, 2 कश्तियों को बम मारने हैं, 3 को मैंने गोलियां मारनी है, दैट्स इट। मुझे कोई आलमी जंग नहीं लड़ने की ज़रूरत तुम्हारा तेल पानी, क्वाइट लिटरली तेल पानी बंद करने के लिए। ये बात नोट करने वाली है। और ये रैंडम बिहेवियर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ ये रैंडम बिहेवियर है। लोग कह रहे हैं ईरान एरेटिक है। मैं देख रहा हूँ ट्वीट्स हमारे दानिशवरों के, ईरान मज़हबी जुनून में है। भाई ईरान बिल्कुल रियलिज़्म के साथ ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान फैंटेसी लैंड में रह रहा है, आप लोग फैंटेसी लैंड के अंदर रह रहे हैं। हमें अपनी पोजीशनिंग देखनी है, अपने आप को तगड़ा करना है। पाकिस्तान बिल्कुल फैंटेसी लैंड में रह रहा, हमारी आवाम को फैंटेसी लैंड में रखा जा रहा है। स्टेट हमारी बिल्कुल चालाकी और होशियारी से डील कर रही है। और पेप साहब कहते हैं इसका मंतक क्या है, ये सारा ये सिलसिला चलाने का, कि जबर जो है वो शुरू होता है सिग्नल्स के साथ। जो ईरान ने सिग्नल्स दिखाना शुरू किया कि मैं आप पे जबर कर सकता हूँ, फिर अब वो रियल कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रहा है। सिग्नल्स जो है मैं जो दे रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, वो सिर्फ खाली फूफा नहीं है, उसके पीछे कुवत है। और ये सिग्नल्स जो हैं अब वो रियल, आप कह लें बिहेवियरल चेंज को मजबूर करेंगे जब वो सिग्नल के पीछे पक्का हाथ होगा ईरान का, यानी वो दिखाएगा कि मैं उड़ा के रख दूंगा इन कश्तियों को। और अगर वो नहीं करते तो प्रेशर टूट जाएगा, और अगर वो करते हैं जिस तरह वो कर रहे हैं तो प्रेशर बिल्डअप होता जाता है, जो कि वो चाहते हैं। जो शुरू हुई थी एक हल्की सी डिसरप्शन, वो अब एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रेशर बन गया। यानी शुरू हुई थी कि एक दफ़ा ईरान ने जैसे नाराज़गी का इजहार किया कि मैं बंद कर रहा हूँ, अब वो मुस्तकिल एक इकोनॉमिक फैक्टर है। यानी जब भी कभी नक्शा बन रहा होगा आज के दौर में, कोई एक्चुअरी, कोई बंदा स्टेटिस्टिशियन, कोई मैथमेटिशियन जब कोई खाका बनाएगा रियाजी का किसी कंपनी के लिए, किसी मुल्क के लिए, कि हमने कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, तो हॉर्मोज की कॉस्ट हमेशा फैक्टर इन की जाएगी। यानी वो उसको एक मुस्तकिल परमानेंट न्यूसेंस बना रहा है। पहले जो उसने एक अमल किया था मजबूरी के अंदर, वो उसका अब हस्बे मामूल बन जाएगा और वो कहेगा "यार, ठीक है, अब तमाम ऑयल मार्केट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं, चाहे किसी भी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन की हों, उसमें मैं एक एग्जिस्टेंस हूँ। हॉर्मूज टैक्स हुआ करेगा, हॉर्मूज ईरान की बदमाशी का टैक्स, जग्गा टैक्स। एक तसव्वुर होगा कि यार ये एक एडिशनल कॉस्ट है, या लंबा रास्ता अख्तियार करने की एक एडिशनल कॉस्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये है वो एस्केलेशन ट्रैप। इसमें हर कदम एक बड़ी लड़ाई को अवॉइड करने के लिए लिया जाता है, बट एक तवील लड़ाई को लड़ने के लिए किया जाता है। यानी लड़ाई बड़ी ना हो, यानी ऊंचाई में अपनी, फैलाव में बड़ी हो, तंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करे, ठीक है ना जी। फौरन बड़ी खतरनाक ना हो, लंबे अरसे के ऊपर आस्ता आस्ता करके टुक टुक करके हो, और उसके ज़रिए दुनिया के इकोनॉमिक और सोशल निज़ाम को, समाजी निज़ाम को चैलेंज कर लिया जाए। इस सब एनालिसिस के अंदर एक जो कम्युनिटी है वो इग्नोर्ड है, वो गल्फ़ की है, और उसकी एक वजह ये है कि अमेरिका ने अपने उस एलाई को अबैंडन कर दिया कम्प्लीटली, क्योंकि हकीकतन कभी एलाई था ही नहीं, वो उसके महकूम गुलाम थे। और अब ईरान ने इस एस्केलेशन ट्रैप में जब उसने देखा कि गल्फ़ वाली चीज़ वर्क नहीं कर रही, अच्छा ग्लोबल मार्केट से तो ट्रंप को डर लगता है, अब वो ये हद ट्राई कर रहे हैं। और ऑब्वियसली गल्फ़ ममालिक भी प्रेशर कर रहे हैं, भई या आर या पार, या डील विद दिस, या दफ़ा हो जाओ अमेरिका यहाँ से, हमें तो मरवा गए हो यहाँ पे। तो ईरान की ख्वाहिश भी यही है कि ग्लोबल कम्युनिटी का इतना प्रेशर आए कि अमेरिका को ढेर होना पड़े। अब देखते हैं किसमें कितना दम है। क्या अमेरिका साल, 1.5 साल ये ग्लोबल कोलैप्स बर्दाश्त कर सकता है? मेरी राय है हाँ, और मेरी राय है कि अमेरिका ये बाकायदा जानबूझ के कर रहा है, जानते बूझते हुए कर रहा है। लेकिन क्या इसमें वो कामयाब होगा? वल्लाहु आलम। एक अवाम की ख्वाहिश होती है और एक अल्लाह की ख्वाहिश होती है, और अल्लाह जो है वो बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो हम तो दुआ करते हैं ईरान और तमाम मुस्लिम मुल्क स्टैंड कर पाएँ और अमेरिका को ही यहाँ से भागना पड़े। लेकिन जो रियलिस्टिक ब्रेन है मेरा, वो ये कहता है कि नहीं, अभी लबे बाम है फ़तह, या अभी अभी ज़रा मरला है बाकी। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा सुनने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।